सो हेलो एवरीवन। क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोल कंसेप्ट, स्टोइकियोमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। सो बेसिकली यह सबसे फंडामेंटल चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। बहुत ही फंडामेंटल। फिजिकल केमिस्ट्री के हर जगह आपको काम देगा फिजिकल केमिस्ट्री में। यही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई सारे कंसेप्ट समझने में मदद करेगा। जब भी क्वेश्चंस आपको मान लीजिए मिला के आ गया, इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों के कंसेप्ट्स को मिला के आ गया, तो ये आपको हर जगह मदद करेगा। चैप्टर लेंदी है नो डाउट, लेकिन हम इसे 5 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और देखते हैं पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे। पहले में जो आप इस क्लास में हम लोग देखेंगे वो है नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, ठीक है। ब्रैम में कॉमा लिख के वो लिखना, वो मैंने नहीं लिखा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस वो छोटा सा टॉपिक है। सेकेंड क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, गैस लॉ, बॉयल्स लॉ है ना, और जितने भी लॉज हैं जो एक आइडियल गैस इक्वेशन को मेक करते हैं उनको हम लोग देखेंगे। चार्ल्स लॉ हो गया। न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे जो एग्जांपल्स हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे भाग नहीं सकते, है ना। और इसमें मैथ्स का कैलकुलेशन ये सब है। तो केमिस्ट्री में आप कैलकुलेशन बहुत कम ही देखते होगे जब आप 6-7 में पढ़ते थे या 8 में, और बहुत कम कैलकुलेशन, केवल ज़्यादा थ्योरी लेकिन अब से फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो हम उसको आपको आदत डलवाएंगे आपको, ठीक है। थर्ड क्लास में लोग क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट। कैसे मोल को हम लोग डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एसटीपी पे या फिर वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, है ना, या वेट पे, कैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट पे हम लोग कैसे उसको और कैसे इंटरचेंज करते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट, आईजी आइडियल गैस इक्वेशन, इस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो कि सबसे फंडामेंटल एक टॉपिक होता है। फोर्थ क्लास में क्या देखेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इस पर क्वेश्चन आया हुआ था आईआईटी जेईई का, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे याद है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग बनाएंगे क्योंकि वो सिंपल है जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फिर है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग मोल कंसेप्ट, जिसमें हम लोग मोलैरिटी, है ना, मोलैलिटी, उसको कैसे यूज करते हैं, सवाल में कैसे उसको यूज करेंगे, तो बहुत आसानी तरीके से उसको हम लोग जानेंगे। और इससे अगर आप डरोगे तो फिर ये चैप्टर हमेशा हार्ड लगेगा, हमेशा छोड़ के भागने का मन करेगा इस चैप्टर का। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको देखोगे, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा पेशेंस, नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आई एम श्योर कि आप इसको जरूर इस चैप्टर को क्रैक कर पाओगे। फिफ्थ में हम लोग स्टोइकियोमेट्री देखेंगे। वैसे स्टोइकियोमेट्री होता क्या है? स्टोइकियोमेट्री होता है कि मेजर ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ऑफ ए गिवन केमिकल इक्वेशन। और जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिखाता है हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि रिएक्टेंट हमने कितना वेट लिया, कितना ग्राम लिया, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, कितना मोल इधर था, कितना मोल उधर बना, लिमिटिंग रिएजेंट की बात होगी, और भी कई सारे जो स्टोइकियोमेट्री में आ जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप दर्शाता है किसके किसके बीच में, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ऑफ ए गिवन केमिकल रिएक्शन। तो इस रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश होगा उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री के लास्ट चैप्टर में, तो इस तरह से इसको 5 पार्ट्स में हम लोग इसे देखेंगे। ये नहीं कि एक बार में बड़ा सा एक लेक्चर बनेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं और फिर इसको देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वही बेसिक सा एक लाइन है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अगर कोई पूछे तो एक लाइन चिपका दे सकते हो वहां पर कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर इन डिफरेंट परसेप्शन। मैटर को हम लोग एलिमेंट में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में हम लोग देखते थे, याद है ना, क्लासिफाई करते थे क्लास 8 में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। मिक्सचर का एक एग्जाम्पल क्या था, एयर था, जब हम लोग एयर एंड ऑक्सीजन चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 8 का, सारा लिंक दे दिया जाएगा। एलिमेंट जैसे एक सोडियम में हो गया तो एक एलिमेंट है। कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया तो एक कंपाउंड हो गया, है ना, ठीक है। लेकिन मिक्सचर जैसे एयर एक मिक्सचर है, या फिर आप मिल्क एक मिक्सचर है। तो इस तरह के क्या इनका डिफिनेशन होता था, उस सब को हमने देखा था। हमारा यहाँ मेन मोटिव है मोल्स को पढ़ना। वेरियस एलिमेंट्स आर गिवन नेम्स दिया जाता था, जैसे सोडियम को सिंबल दिया जाता था। नेम्स एंड फार्मूला ऑफ वेरियस कंपाउंड हैव बीन डिराइव्ड
बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। ये जिस सर्टेन रूल की बात कर रहा है इसको हम लोगों ने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ चुके थे हम लोग। चैप्टर 3 था वो क्लास 8 में, इसी का पियर्सन का। तो उसका सारा जो प्लेलिस्ट है उसको दे दिया जाएगा कि कौन कौन से रूल्स थे जिसके द्वारा हम लोग नेम लिखते थे, सिंबल लिखते थे, फॉर्मूला लिखते थे। The study of naming these compound and derivation of formula for these are the prerequisite for representing chemical reaction। chemical reaction को represent करने के लिए हम लोग सिंबल लिखते थे, नेम्स लिखते थे, है ना, और फार्मूला लिखते थे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। देयरफॉर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कॉमा विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ सिंबल्स, फार्मूला, केमिकल इक्वेशंस विच रेस्पेक्ट टू द एबव एस्पेक्ट इज ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले सिंबल पे, फार्मूला पे, फिर केमिकल इक्वेशन पे। तो सिंबल लिखने के कई सारे रूल्स थे। जैसे कुछ तो सिंबल लिखे जाते थे कि पहले जो भी नेम है उसका केवल पहला वर्ड लिखा जाता था। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल एच, लेकिन मरकरी है तो मरकरी का जो लैटिन वर्ड जिससे आया है वो हाइड्रारिगरम, ठीक है, हाइड्रारिगरम वर्ड से आया है मरकरी। तो इसको एचजी इसलिए इसका सिंबल है। कहीं भी मरकरियम से इसका सिंबल नहीं है, एचजी से है। क्यों? क्योंकि ये एक हाइड्रागिरम वर्ड से आया है जो कि लैटिन वर्ड है। फिर हीलियम है, तो हीलियम इसको एच तो लिख नहीं सकते केवल इसका सिंबल, क्योंकि एच तो हाइड्रोजन का हो गया। तो इसके बाद का जो एक वर्ड है ई, उसको इसका आगे रख देते हैं तो ये हीलियम का सिंबल बन गया। तो ऐसे रूल थे उसमें जो LOCN2S में भी बताया गया था। वैसे ज़्यादा नहीं, 20 तक भी कंपाउंड्स अगर याद है, 30 तक, 1 to 30 तक, है ना, 1 to 30 तक, एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक सारे एलिमेंट्स, उनका सिंबल्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, ये याद रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर है किधर गया, जैसे फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ फार्मूला इज रिटन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स of respective constituent elements along with the actual number of atoms of the respective elements. A formula is the shorthand notation। ये एक definition, एक line दिया गया है, कोई पूछेगा तो वहाँ चिपका सकते हो। A formula is the shorthand notation which represents a single molecule of an element or compound। जैसे यहाँ Cl है तो Cl यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ Cl2 होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, Cl2। तो Cl2 क्या है? ये 1 molecule ऑफ क्लोरीन है, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल क्लोरीन में कितने क्लोरीन एटम्स होते हैं? 2, ठीक है, एक नहीं होते हैं या 3 नहीं होते हैं, 4 नहीं होते हैं, 2 होते हैं। CaCO3, तो CaCO3 एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में 1 मॉलिक्यूल, CaCO3 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इस मॉलिक्यूल में एक एटम कैल्शियम का है, एक एटम कार्बन का है और 3 एटम ऑक्सीजन का है। 3 ऑक्सीजन एटम्स, 1 कार्बन एटम एंड 1 कैल्शियम एटम। तो ये एक फार्मूला हो गया, ये कंपाउंड का, ये एलिमेंट का फार्मूला था। Cl2 एक एलिमेंट का फार्मूला था, ये कंपाउंड का फार्मूला है। और इसमें कौन कौन से एटम कंस्टिट्यूएंट हैं और कितने हैं, वे कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स हैं और ये कितने नंबर्स में है, ये फार्मूला शो करता है। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, तो वही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बहुत सारे कंपाउंड्स का डेरिवेशन करते थे। जैसे सोडियम था तो एक पॉजिटिव रेडिकल किसका? Na+ एक पॉजिटिव रेडिकल था, Cl- नेगेटिव रेडिकल। तो इसके फार्मूला के लिए क्या करते थे हम लोग? Na+ था, वैलेंसी 1, Cl- था, वैलेंसी इसका भी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बनता था? NaCl। एक न्यूट्रल कंपाउंड, ये एक न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इस पर क्या है? नो चार्ज, NaCl पे नो चार्ज, ठीक है। NaCl जब सॉलिड फॉर्म में होता है इस पर कोई चार्ज नहीं। जैसे ही लिक्विड में इसको आप डिसॉल्व करोगे NaCl को, तो एक इसमें ब्रेक कर जाता है Na+ प्लस Cl- में। नो चार्ज इसीलिए क्योंकि जितना प्लस है, +1 था, यहाँ -1 है, तो इसीलिए +1 -1 चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो यही लिखा है कि मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव रेडिकल, बट बाय इटसेल्फ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Hence the number of positive and negative radicals, which forms a molecule of the compound depends on the charges, ठीक है, on the respective radical। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, 1 Na+ neutralizes 1 Cl- since both of them are unipositive। इस तरह से और भी कंपाउंड्स के फार्मूलाज दिए गए हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, अल्मोनियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, देख लो कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला, उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं।
एक और यहाँ पर बता सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट को, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है तो ये प्लस चार्ज है, कितना वैलेंसी है 2 है। फॉस्फेट PO4 माइनस चार्ज होता है लेकिन कितना वैलेंसी 3 है। अब इसको आप करोगे तो ये क्या दे देगा Ca3, यहाँ पर लिख दो Ca3 ब्रैकेट में PO4 का होल 2, यही है, यही देखो। इस ये कंपाउंड का फॉर्मूला है। इस कंपाउंड में यहाँ से हमें दिख रहा है कि 3 कैल्शियम एटम है, ठीक है, 2 फॉस्फोरस एटम है एंड 8 ऑक्सीजन एटम है। देखो 8 क्यों, क्योंकि 4 × 2 8 होता है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर और 2 फॉस्फोरस एटम है क्योंकि 2 × 1 है ना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या है, 3Ca+2 आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 2 PO4 - 3। तो ये भी तो एक न्यूट्रल ही है, ठीक है। तो न्यूट्रल ये एक कंपाउंड है। फिर नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, पहले नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले एसिड्स की बात होगी, फिर बेस, फिर न्यूट्रल्स की। तो एसिड में अमूमन क्या होता है, H+ होता है, ओके। तो H+ या फिर ऑक्सा एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी होता है। तो हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा भी था कि कब से ये डिराइव हुआ, कहाँ से सबसे पहले इसको बनाया, इसको कब डिस्कवर हुआ, इन चीज़ों का पहले भी बहुत बार जिक्र हो चुका है। तो जो भी नेमिंग ऑफ एसिड्स की बात हो रही है तो इसमें सबसे पहले आपको नियम की बात होगी, कौन कौन से नियम का यूज होता है। तो जैसे बाइनरी एसिड, बाइनरी मतलब 2 होता है, तो कोई भी एक बाइनरी एसिड है तो उसमें जरूर 2 तरह के एलिमेंट होंगे। जैसे HCl तो एक बाइनरी एसिड है, तो जब भी HCl का नाम लिखने की आप कोशिश करोगे तो इसको क्या लिखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, IC सफिक्स रह जाता है, ठीक है, अंत में हाइड्रो के बाद हाइड्रोक्लोरिक। जैसे HBr, ये भी बाइनरी एसिड है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक ब्रोमीन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। IC प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स को कहते हैं जो वर्ड के लास्ट में लगता है, उसको प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी एसिड के लिए हमने देखा नेगेटिव रेडिकल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल नॉन मेटल। ऑक्सा एसिड, तो ऑक्सा एसिड ऐसे एसिड्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो नेगेटिव रेडिकल कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन, द नेम ऑफ ऑक्साइड डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्साइड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन है, तो अब उस ऑक्सा एसिड का नाम किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, कम है उसके अनुसार उसका नाम होगा। तो अगर कम है, कंपेरेटिवली लेस ऑक्सीजन है उसमें, तो उसका अंत किससे होगा, OU से। जैसे कि H2SO3, ये क्या है, एक ऑक्सा एसिड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ना इस एसिड में। इसको क्या पढ़ेंगे, सल्फ्यूरस एसिड, इसको क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। OUS लगा यहाँ पर, OUS, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। लेकिन अगर इसी में एक ऑक्सीजन और बढ़ा दें, H2SO4 कर दें SO3 की जगह, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस की जगह सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। इसको 1 मिनट, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे तो कंप्लीटली लेस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तो OUS प्रीफिक्स में जाएगा। या फिर देखो HNO, यहाँ HNO3 नहीं होगा, ये क्या गलत है, HNO2 होगा। HNO2 को क्या पढ़ते हैं, नाइट्रस है, देखो OUS लगा। H3PO4 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, OUS है। फिर एसिड विथ हायर परसेंट ऑक्सीजन, जैसे H2SO4 में। फिर HNO3 की बात हो जाए, HNO3 में भी हायर परसेंट ऑफ ऑक्सीजन है, किसके तुलना में, HNO2 के। HNO2 को क्या पढ़ते हैं, नाइट्रस, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड। और ये ब्राउन इन कलर होता था ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने कितनी बार देखा था, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता था, और जब लाइट के प्रेजेंस में ये डिसकलर भी हो जाता था, किस में चेंज होता था, नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रिक एसिड इसको पढ़ते हैं। तो IC लगा, प्रीफिक्स में क्या लगा, IC। उसी तरह से H3PO4, तो इसको फॉस्फेरिक एसिड कहेंगे, IC लग जाता है। तो रिलेटिवली अगर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो परसेंटेज उस कंपाउंड में, तो IC प्रीफिक्स लगता है। रिलेटिवली लेस परसेंटेज हो तो OUS प्रीफिक्स लगता है। लेकिन अगर इफ एसिड कंटेन लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देन द, लेकिन अगर जो एसिड जिसमें OUS प्रीफिक्स लगा है, अगर उस एसिड से भी कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में है, किसी एसिड में है, जो कि ऑक्सा एसिड है, तब हम उसको क्या करते हैं, देन हम लोग उसको हाइपो प्रीफिक्स लगाते हैं। और वह कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन
कि जो मात्रा होती है वो उस एसिड से, उस ऑक्साइड एसिड से ज्यादा है जिसमें आईसी प्रीफिक्स लगा है, ठीक है, जिसमें क्या लगा है, जिसमें हम लोग आईसी प्रीफिक्स लगाए हैं, द नंबर ऑफ ऑक्साइड डिपेंड्स ऑन द नंबर, जिसमें हम लोगों ने आईसी क्या किया है, आईसी प्रीफिक्स लगा है, तो वैसे में हम लोग पर का यूज करते हैं, पर प्रीफिक्स का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख लो, HClO2 को क्या पढ़ेंगे, क्लोरस, OUS, ClO, यहाँ HClO3 को क्लोरिक, IC, ठीक है। यहाँ पर सफिक्स क्या क्या लगा, सफिक्स, ठीक है, सफिक्स यहाँ पर मतलब से सफिक्स होगा ये, जो लेटर वर्ड के अंत में लगते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं, जो शुरू में लगते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो अब जो OUS एसिड है, इससे भी कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी ऑक्साइड में है, जो कि HClO में है, इसमें केवल एक ही ऑक्सीजन है, तो जब इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग हाइपो का यूज करेंगे प्रीफिक्स में, तो हाइपोक्लोरस, ठीक है। क्लोरस तो वही रहा, लेकिन इसके पहले क्या लग गया, हाइपो लग गया, तो HClO हाइपोक्लोरस। फिर क्लोरिक एसिड को देखते हैं, तो क्लोरिक एसिड में 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, HClO3, लेकिन अगर एक एसिड, एक और एक ऑक्साइड है जिसमें 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसको जब पढ़ेंगे तो हम लोग पर क्लोरिक लगाएंगे, यानी कि जो पर है PER, ये एक प्रीफिक्स लग जाएगा क्लोरिक के साथ, क्लोरिक पहले से ही है लेकिन इसके साथ एक प्रीफिक्स लगेगा पर क्लोरिक, तो इसको HClO3 कहेंगे। यानी ये हो गया हाइपोक्लोरिक एसिड, ये क्लोरस एसिड, ये क्लोरिक एसिड, ये पर क्लोरिक एसिड। इसी तरह और भी जो ऑक्साइड्स हैं उसमें भी यही नियम लागू होते हैं, ठीक है। तो फिर ये नेमिंग ऑफ एसिड हो गया, नेमिंग ऑफ बेसिस, तो बेसिस में मेनली तो OH- होता है। While writing the name of base, the name of metal is written first followed by hydroxide। तो सबसे पहले मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। जैसे COH का होल 2, ये इसमें पहले कैल्शियम जो मेटल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, द पॉजिटिव रेडिकल प्रेजेंट इन द सॉल्ट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग बेस एंड द नेगेटिव रेडिकल कम्स फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। तो किसी भी सॉल्ट में, जैसे कि NaCl, ये एक सॉल्ट हो गया, इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, तो इसमें जो पॉजिटिव रेडिकल है ये एक बेस से आता है। ये जो पॉजिटिव रेडिकल है Na+Cl-, ये बेस से आता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग बेस से आता है। और ये जो Cl- जो नेगेटिव रेडिकल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एसिड से आता है। तो नेम ऑफ द सॉल्ट स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ मेटल प्रेजेंट एज पॉजिटिव रेडिकल विच इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ नेगेटिव रेडिकल। नेम ऑफ द नेगेटिव रेडिकल डिपेंड्स ऑन द नेम ऑफ द एसिड फ्रॉम विच द salt is produced। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड किधर गया, सफिक्स एंड नेम्स ऑफ सॉल्ट। तो सल्फ्यूरस एसिड में कौन सा नेगेटिव रेडिकल है, SO3 2-, यही है ना नेगेटिव रेडिकल। सल्फ्यूरस एसिड में नेगेटिव रेडिकल कौन है, ये है ना 2H+ और SO3, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। सल्फ्यूरस एसिड में SO3 2- है क्या, नेगेटिव रेडिकल। तो इसका एक सॉल्ट कौन सा है, कैल्शियम सल्फाइड। देखो कैल्शियम सल्फाइड देख रहे हो, CaSO3, तो एक कैल्शियम सल्फाइड एक सॉल्ट हो गया। नाइट्रस एसिड HNO2, इसी का एक सॉल्ट कौन है, जिंक नाइट्राइट ना, जिंक नाइट्राइट ZnO2 का होल 2। फॉस्फोरिक एसिड का में कौन है नेगेटिव, PO4 3-, तो इसका जब एक कोई सॉल्ट बनेगा जैसे Mg3PO3 का होल 2, तो मैग्नीशियम फॉस्फाइड बन जाएगा। सफिक्स एंड नेम्स ऑफ सॉल्ट, ये OUS से जो भी एसिड्स हैं उनसे जब भी हम देखते हैं तो IT क्या लग रहा है, इसमें IT क्या लग रहा है, सफिक्स लग रहा है। जब भी OUS नाम के जो एसिड्स हैं, जिनका ऐसे एसिड्स जिनका नेम OUS से अंत हो रहा है, जिनका सफिक्स OUS है, उनसे उन्हीं के जब नेगेटिव रेडिकल से कोई हमारा सॉल्ट बनता है, क्योंकि सॉल्ट में जो नेगेटिव रेडिकल है, जैसे NaCl में जो Cl- है ये एसिड से आया होगा, और जो Na+ है ये बेस से ही आया होगा, रिस्पेक्टिव बेस से। तो अब आते हैं कि OUS एसिड में तो हम जान गए हैं कि जब भी इसके नेगेटिव रेडिकल से कोई सॉल्ट बनेगा तो उसका सफिक्स IT ही होगा। लेकिन अगर IC एसिड कोई एसिड है, जैसे हमारा क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर कौन है नेगेटिव रेडिकल, SO4 2-। अगर इस नेगेटिव रेडिकल को लेके कोई हम क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, जैसे जिंक सल्फेट देख रहे हो, तो जब भी उसका नाम लिखेंगे तो हम लोग के अंत में क्या लगेगा, AT सफिक्स लग जाएगा।
ठीक है, AT। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट हो जाएगा, है ना, इसका नेम नाइट्राइट। और बाकी जो पहले एक मेटल है जो पॉजिटिव रेडिकल है जो कहीं बेस से आया है तो इसका नाम सोडियम नाइट्रेट। फॉस्फोरिक एसिड तो IC है, इसका मतलब जरूर इसका जो बेस बनेगा उसमें फॉस्फेट होगा। तो देखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा एल्युमिनियम फॉस्फेट। तो एल्युमिनियम फॉस्फेट का Al, ये Al है, AlPO4, ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फेट। तो इस तरह से हम लोग दो तरीके से हम लोग देख लिया, OUS एसिड और IC एसिड्स में जो नेगेटिव रेडिकल्स हैं उनसे जब सॉल्ट्स बनते हैं तो उनका हम नाम कैसे लिखते हैं उनका। तो OUS एसिड के नेगेटिव रेडिकल से जो सॉल्ट्स बनते हैं उनके नेम के लास्ट में जो भी हम IT सफिक्स का यूज करते हैं, और IC एसिड के नेगेटिव रेडिकल से जो भी सॉल्ट्स बनते हैं तो हम ATE सफिक्स का यूज करते हैं। एक चीज लिखा हुआ कि if NH4 is present as a positive radical in the base or the salt, ammonium is written in place of the name of the metal। जैसे NH4 है, ठीक है, NH से 4OH से कोई बना है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है अमोनियम फॉस्फेट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जैसे Al क्या था, AlPO4, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते थे LPO4 को अल्युमिनियम फॉस्फेट। ओके, तो हमने किसका नाम लिखा, मेटल का। लेकिन अगर किसी इस एल्युमिनियम की जगह मान लो NH4 आ जाए, ठीक है, NH4 का होल 3 हो जाएगा और PO4, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको, क्या ऐसा पढ़ेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉस्फेट, नहीं, ये इसको इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, मेटल को अमोनियम पढ़ेंगे। तो इस, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, अमोनियम। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये एक सॉल्ट है और इस सॉल्ट का जो नेगेटिव रेडिकल है वो किस एसिड से आया है, मान ये LPO4 से। तो किसी भी सॉल्ट में जो नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं वे एसिड से आते हैं और पॉजिटिव रेडिकल बेस से आते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। द फॉर्मूला ऑफ ए मेटल फॉस्फाइड। ओके, तो फॉस्फाइड क्या होता है, P3 माइनस, है ना। द फॉर्मूला ऑफ ए मेटल फॉस्फाइड इज M3P2। आइडेंटिफाई क्या है, आइडेंटिफाई फॉर्मूला ऑफ द मेटल ऑक्साइड। तो ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जरूर ये जो M3P2 है इसका मतलब जरूर क्या है, यहां पर अगर हम इसको बनाएं, इतना तो हमें पता है कि जो P फॉस्फाइड है वो एक नेगेटिव रेडिकल है और उसका वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर M मुझे नहीं पता इसका कितना वैलेंसी है, मान लेते हैं X है, और ये P3 माइनस ये 3 वैलेंसी है। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, यहाँ पर प्लस तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा M3P3X, ठीक है, यहाँ पर P3X, ओके ओके, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर P3 नाइट्राइड M2 प्लस, एक मिनट, फॉस्फाइड P, तो यहाँ पर ये M3PX क्या हो गया, हमारा एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये दिया हुआ M3P2, इसका मतलब जरूर X का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। दरअसल होगा कुछ नहीं, आप जब भी देखो कि M के साथ 3 लगा हुआ है तो आपको तो पता है कि फॉस्फाइड का वैलेंसी 3 होता है, तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3। लेकिन P के साथ 2 लगा हुआ है, इसका मतलब जरूर M का जो वैलेंसी वो क्या है, 2 है। P का वैलेंसी 3 है, M का वैलेंसी 2 है, तो उस मेटल का वैलेंसी 2 है। तो जब भी अब उसका पूछे कि मेटल ऑक्साइड क्या होगा, उसका मेटल ऑक्साइड का फार्मूला, तो M का वैलेंसी 2 है और ऑक्साइड का वैलेंसी क्या है, ये भी 2 है। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो M2O2 होगा, और M2O2 को हम लोग क्या लिखते हैं, MO लिखते हैं। तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो एमओ इसका फॉर्मूला होगा मेटल ऑक्साइड का। मेटल नाइट्राइड का, तो अगर एम हमारा इसका वैलेंसी 2 है, ये प्लस में है, और नाइट्राइड को NO2
और माइनस होता है ना, वैलेंसी 1 होता है। नाइट्राइड क्या होता है कि नेगेटिव रेडिकल होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम क्या हो जाएगा, एम NO2 का होल 2, ठीक है, एम NO2 का होल 2, देख रहे हो। फिर बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, और सिंबल क्या होता है, NCO3 होता है। फार्मूला क्या होता है बाइकार्बोनेट का, NCO3। तो हम क्या करेंगे, एम प्लस यहाँ पर 2 है और ये पॉजिटिव रेडिकल है, और यहाँ पर NCO3 माइनस कितना इसका है, वैलेंसी 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम NCO3 का होल 2, ठीक है। ये देखो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। किधर गया, यहाँ पर फॉस्फाइड का फॉर्मूला लिखने में गलती हो गया था। फॉस्फाइड पी होता है P-3, ओके, और मैं क्या कर रहा था, P3 P-3, ठीक है। फॉस्फाइड ये P3-3 नहीं होता है, P-3 होता है, ये सही है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था, बाकी सब ठीक है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है कि मेटल, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हो। मैंने इसको पहले भी बनाया है, लेकिन फिर से इसको बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटल M फॉर्म्स 2 ऑक्साइड AB। ऑक्साइड क्या कहते हैं कि जैसे ऑक्साइड, कोई भी क्वेश्चन में कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड है, इसका मतलब जरूर उस मेटल के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ओके, क्लियर। Metal M forms two oxide A and B in which the ratio of number of oxygen atom to the total number of atom present in the molecule is 3:5 and 1:2 respectively. Determine the formula of A and B। तो बिना देखे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और तो दो ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक A एंड B। तो जो ए वाला जो ऑक्साइड है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें हम मान लेते हैं कि प्लस है और यहाँ पर 2, और यहाँ पर नंबर ऑफ मेटल ऑक्साइड फॉर्म 2, टोटल नंबर ऑफ इतना इतना, ठीक है। इसमें हम ए कर देते हैं, और मान लो कि इसको ये माइनस है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M2OA, ठीक है, यही बन जाएगा ना M2OA। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2OA बन जाएगा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ, इसमें इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ए है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, ए है, और टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, तो 2 + ए है। क्यों, क्योंकि दो मेटल्स है, दो मेटल का एटम है ना, जो मेटल हम लोग जिससे हम लोग डील कर रहे हैं, और दो, और ए ऑक्सीजन का एटम है। तो यही तो लिखा हुआ है 3/5, यही तो लिखा हुआ था कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये हमारा मॉलिक्यूल रहा कौन, M2OA, ठीक है। ए क्या है, ये मुझे नहीं पता, ये इसका वैलेंसी है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस मेटल का क्या वैलेंसी है, तो मैंने मान लिया कि ए है, तो ये हमें आ गया। इसमें कितना ऑक्सीजन एटम है, ए ऑक्सीजन एटम है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 + ए है, तो यही तो है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको 3 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये जो ऑक्साइड ए है, इसका कितना है, M2O3 था ना, तो M2O3 लिख देंगे, क्योंकि ए की जगह 3 का वैल्यू, तो ये हमारा आ गया M2O3। देखो तो वो मेटल ऑक्साइड क्या था, M2O3 था। अब बी की बात करते हैं, तो बी के लिए क्या कहा गया कि ये, तो बी के लिए भी यही होगा M2OA। ए का मतलब मुझे नहीं पता मीटर का वैलेंसी कितना, तो मैंने ए मान लिया। ऑक्सीजन का वैलेंसी तो 2 है ही, तो इंटरचेंज हो जाता है ये चीज। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, A/2 + A = क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यानी कि जो मेटल का ऑक्साइड है जो बी है, वो उसका कितना वैल्यू है, M2O। और 1 लिखने का क्या, उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 दिख रहा है तो ये M2O है, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, मेटल फॉर्म 2 ऑक्साइड इन द रेशियो, ओके, इसका वैल्यू 1 तो नहीं, 1 नहीं होगा ना, ए का वैल्यू 1 नहीं होगा, सॉरी। इसको आप क्लियर इक्वेशन करोगे तो ए का वैल्यू 2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर
आप चाहो तो इसको बी मान सकते हैं, मेटल एम फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। ओके, मेटल फॉर्म 2 ऑक्साइड, तो ए का वैल्यू तो 3 हो गया। तो अगर मैं फिर से जो मेटल ऑक्साइड है बी, ठीक है, उसको मैं फिर से M2O मानता हूं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर से M2O3 ही हो गया। तो इसलिए मैं ए की जगह क्या मानूंगा, कोई दूसरा नंबर मान लेता हूँ, मान लो बी मान लेता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है इसका, तो बी हो गया। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ इसको बी कर दो और इसको भी बी कर दो। क्यों, क्योंकि अगर ए है ही पहले से और ए का वैल्यू 3 है ही, तो फिर बी का मेटल ऑक्साइड बी भी तो वही हो जाएगा M2O3, जो हमारा ये आंसर है, ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2b इज इक्वल टू 2 प्लस बी, यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी कि ये जो मेटल ऑक्साइड b है इसका वैल्यू M2O2 है, या इसी को 2 से आप ठीक कर दोगे, दोनों तरफ आप डिवाइड कर सकते हो कि ये दो मोलिक्यूल है ना MO का, यानी इसका एक मोलिक्यूल कौन है, MO है, MO प्लस MO M2O2 बना रहा है ना, तो इसका बेसिक कौन सा मोलिक्यूल है, MO है। तो ये हमारा MO हमारा आंसर, ये दूसरा आंसर हो गया। तो एक आंसर ये हो गया और ये कि हमारा ये आंसर हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑक्साइड फॉर्म होते हैं तो उसमें आप इस तरह से रख सकते हो कि ऑक्सीजन का वैलेंसी तो 2 फिक्स है और मेटल का A है, तो आप वहां से कर दो और फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल का रेशियो दिया हुआ है, वहां से A का वैल्यू फाइंड कर लो और A के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, उस मेटल ऑक्साइड का कंपाउंड का। फिर एक और जो मेटल ऑक्साइड दिया हुआ था उसमें रेशियो दिया हुआ था, तो हम वहां कुछ अलग मान लेंगे, है ना, मेटल का कुछ अलग वैलेंसी जो भी हो, क्योंकि अगर सेम मेटल ऑक्साइड रहता तो फिर यही फॉर्मूला होता M2O3, फिर इसमें भी M2O3, जरूर दूसरा मेटल है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ B मान लेंगे और फिर B बाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दैट ऑक्साइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट ऑक्साइड इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से B का वैल्यू पुट करेंगे तो M2O2 आ जाएगा, फिर इसी को MO लिख देंगे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल ऑफ MO ही रिप्रेजेंट करता है M2O2, तो MO हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर है M2O3 और MO। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। बाकी यही हमारा डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिनको हम पढ़ते हैं, और दो तरह के और भी स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट, लेकिन उसको अभी नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट बहुत समय तक उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी तक सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट ऑफ फिजिकल मैटर, इनके प्रॉपर्टीज, सॉलिड क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड कंप्लीटली लूजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के कंपेयर में, और गैस तो वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। दैट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट गिव्स द गैस मॉलिक्यूल मैक्सिमम फ्रीडम। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीडम मॉलिक्यूल्स का किस में है, गैसेस में है, विच रिजल्ट्स इन वेरियस यूनिक प्रॉपर्टी दैट गैस एग्जिबिट, ठीक है। तो इसके चलते जो बहुत सारे यूनिक प्रॉपर्टी गैस एग्जिबिट करता है, क्यों, क्योंकि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको काफी फ्रीडम होती है मूवमेंट की। द गैस नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहता है कि ऑल गैसेस आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। ये पता है द ह्यूज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी होता है गैसेस में वो बहुत ज्यादा दूर होता है उनके बीच में, क्योंकि इसलिए तो लूजली पैक होते हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनमें, है ना, ऐसे। सो द ह्यूज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल कभी कभी हो जाता है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है। ये आइडियल गैस सिचुएशन है। 3. The molecules are in constant random motion. During motion, the molecule collides with each other and also with the walls of the container. Full stop. These collisions are perfectly elastic. Elastic मतलब कि जिस स्पीड से गए उसी स्पीड से वापस आ गए टकराने के बाद, ओके। यानी जिस मोमेंटम से मैं गया उसी मोमेंटम से क्या हुआ, वापस आए। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। P बराबर क्या लिखते हैं, P बराबर mv। P यहाँ पर मोमेंटम को इक्वल P से यूनिट करते हैं, तो जिस मोमेंटम से गए उसी मोमेंटम से वापस आ गए। दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, फुल स्टॉप। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये पहले बता चुका हूं कि अगर ये वॉल ऑफ कंटेनर है और बार बार मॉलिक्यूल जिस गति से आ रहे हैं, जिस मोमेंटम से आ रहे हैं उसी मोमेंटम से वापस जा रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स होता है।
और ये किसी न किसी एरिया पे तो लग ही रहे होंगे, तो P बराबर क्या हो गया, F/A। तो इसीलिए गैस मॉलिक्यूल्स अपने कंटेनर के वॉल्स पर क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और सिर्फ वॉल्स ऑफ द कंटेनर नहीं, खुद में भी आपस में कोलाइड करते हैं, उससे भी प्रेशर जनरेट होता है, उससे भी प्रेशर एक्सर्ट होता है उस कंटेनर के अंदर। हालांकि मैक्सिमम इसी के चलते होता है कि जो वॉल ऑफ कंटेनर है उससे भी कोलाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड डिफ्यूजिबल, ठीक है। और हाईली कंप्रेसिबल यानी कि बहुत ज्यादा तक कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड में तो ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि वह बहुत हद तक नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, और लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन गैस से तो कम ही कंप्रेसिबल होते हैं। और डिफ्यूजिबल यानी कि वे उनको जब डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज मतलब कि आप उसको अच्छे से जब तब समझोगे जब डाल्टन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आप पढ़ोगे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। Full stop. They neither have a unique shape nor have definite volume. Full stop. The gases occupy the entire volume available to them. Full stop. Therefore, comma, the volume of a gas is taken as the volume of container. Okay. Full stop. The study of gases is much simpler than that of solids and liquids because the physical property of all gases are found to be identical. ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि द स्टडी of gases is much simpler than that of solids and liquids because physical properties of all gases are found to be identical. For example, the compressibility of thermal expansion of all the gases is same. ठीक है, compressibility और thermal expansion of all the gases is same, comma, but this is not in केस ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड। तो देखो कितना यूनिक है कि कंप्रेसिबिलिटी और थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट देने पर कितना एक्सपैंड करते हैं ना, एक्सपेंशन जो उनका होता है हीट देने पर। तो ये गैसेस लगभग सभी गैसेस का सेम होता है, लेकिन सॉलिड लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिफर वाइडली। सॉलिड और लिक्विड के प्रॉपर्टी बहुत डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग सॉलिड्स और अलग अलग लिक्विड्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होने लगते हैं। लेकिन गैसेस जो है जनरली लिख दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी गैसेस, जनरली, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा मेनी गैसेस, ठीक है, मेनी, बट जनरली गैसेस ओबे सम कॉमन रूल्स नोन एज गैस लॉ। इसी गैस लॉ के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो एग्जांपल दिया हूँ इसी के आधार पर जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा आप उसको ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू।